हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। मेरा नाम है साहिल और अब मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर, जहां पर आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के सेकंड पार्ट को। जहां फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की थी, वहीं से हम सेकंड पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले छोटा सा एक जिस्ट दे देता हूँ अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने देखा इंडिया के अंदर नेशनलिज्म क्यों आया, कैसे आया। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या हुआ। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आया, फिर जलियांवाला बाग इंसिडेंट, फिर उसके बाद हमने देखा खिलाफत मूवमेंट, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना अगर आपको एंड तक देखते हो, आपको अच्छी लगती है तो। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप एक न्यू व्यूअर हैं तो। और कमेंट्स में आपको जो मन करे, कुछ पूछना है या फिर खाली बातचीत करनी है, आप वो सब मेंशन कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। चलिए अब विदाउट एनी फर्दर डू चालू करते हैं। सो आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स इन द मूवमेंट अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हो रही थी। हम किस मूवमेंट की बात करें, हम बात कर रहे हैं नॉन कॉरपोरेशन खिलाफत मूवमेंट की। ये मूवमेंट जो है वो चालू हुई थी जनवरी 1921 में, और अलग अलग सोशल ग्रुप के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कईयों के कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे। सब लोग स्वराज की मांग कर रहे थे, लेकिन सब के लिए स्वराज के मायने अलग थे। किसी के लिए किसी और चीज़ से स्वराज मिलेगा। फॉर एग्जांपल, कोई एक जगह पर बहुत टाइम तक बंद है, उसे कहीं आने जाने की आज़ादी नहीं है, उसके लिए वो स्वराज है। वहीं दूसरी तरफ कोई एक पूरी कंट्री को आज़ाद कराना चाहता है, वो भी एक स्वराज है। तो हर किसी के लिए स्वराज के मायने अलग थे। हर कोई अपने अपने मतलब से इस मूवमेंट में आ रहा था। पहले हम स्टार्ट करते हैं 2.1 से, द मूवमेंट इन द टाउन्स। टाउन्स में किस तरीके की मूवमेंट थी, क्या क्या हुआ, वो सब हम बात करते हैं। मूवमेंट टाउन्स में होगी तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट है, कौन से लोग सबसे ज़्यादा टाउन्स में रहते हैं। तो मिडिल क्लास जनता जो है वो टाउन्स में रहती है और सिटीज़ के अंदर रहती है। स्टूडेंट्स ने क्या किया इस टाइम पर, जब ये मूवमेंट चला, जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स हैं उनको छोड़ दिया। कॉलेजेस के हेडमास्टर्स ने अपनी नौकरी छोड़ दी, टीचर्स ने रिज़ाइन दे दिया, लॉयर्स ने अपनी जितने भी चीज़ें हैं, लीगल प्रैक्टिसेस वगैरह, वो सब गिव अप कर दी। उसके अलावा जितने भी काउंसिल इलेक्शन है उन्हें बॉयकॉट कर दिया। लेकिन एक जगह ऐसी है जहाँ पे काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट नहीं हुआ था, और वो जगह है मद्रास। मद्रास में एक पार्टी है जिसे हम जस्टिस पार्टी बोलते हैं। अब इस पार्टी ने क्यों ये चीज़ नहीं मानी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। होता क्या है कि उस टाइम पर ये जो जस्टिस पार्टी थी, ये लोअर क्लास लोग चला रहे थे। जो लोअर क्लास लोग होते हैं, यानी हम, जैसे हमारे यहाँ वर्णों का विभाग है, ठीक है, हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, वैसे ही ये जो पार्टी थी ये नॉन ब्राह्मण्स की थी। इसके अंदर कोई भी ब्राह्मण नहीं था, सारे के सारे लोअर क्लास के लोग थे। तो उन्होंने ये सोचा कि हम अगर इस टाइम पर इलेक्शन छोड़ देंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम इन लोगों को बता के रहेंगे कि आप अगर एक नॉन ब्राह्मण पार्टी से भी हैं तो भी आप इलेक्शन जीत सकते हैं। ये इस मोटो पे स्टैंड कर रहे थे, इसीलिए इन्होंने अपने इलेक्शंस को कंटिन्यू रखा। अब हम आगे बात करें तो नॉन कॉरपोरेशन के इफेक्ट्स बहुत जगह दिखने लग रहे थे, जैसे कि वो इकोनॉमिक फ्रंट पे भी दिख रहे थे। वहाँ पे भी बहुत सारे चेंजेस आए। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट कर दिया गया, लिकर शॉप्स को प्रिक्ट कर दिया गया। अब प्रिक्ट का मतलब क्या होता है, साइड में न्यू वर्ड दे रखा है, एक ऐसा तरीका जिसके अंदर लोग जितनी भी एंट्रेंस है शॉप की उसको ब्लॉक कर लेते हैं। तो लोग शॉप्स के आगे खड़े हो गए, उन्होंने लिकर शॉप्स को खोलने नहीं दिया। जो भी लोग फॉरेन के कपड़े पहनते थे, फॉरेन क्लोथ्स पहनते थे, उन्होंने वो सब जला दिया। बड़े बड़े बॉन फायर्स वगैरह लगते थे, जैसे लोहरी के टाइम पे, आज जैसे लोहरी है हम यहाँ पे बॉन फायर वगैरह जलाते हैं, ऐसे ही पूरे शहरों में जगह जगह पर बॉन फायर थे जहाँ पे लोग इन कपड़ों को जलाते थे। कपड़ों को जलाने के साथ साथ वो ये मानते थे कि हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए, खादी मटेरियल होता है उससे जो कपड़े बनते हैं वो पहनने चाहिए। इसकी वजह से जितने भी फॉरेन क्लॉथिंग है 1921 से लेकर 22 तक उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई। इतनी कि यहाँ पे आंकड़ा दे रखा है ₹102 करोड़ से वो सीधे सीधे 57 करोड़ पे आ गए। तो बहुत ज़्यादा डाउन हो गया सब कुछ। जितने भी मर्चेंट ट्रेडर हैं
उन्होंने ट्रेड करने से मना कर दिया, तो बिल्कुल आर्थिक स्थिति के नाम पे सब कुछ रुक चुका था इंडिया में। इसके साथ साथ मूवमेंट और आगे बढ़ी और लोगों को प्रोत्साहित किया गया कि आप खादी के कपड़े पहनिए और ये जो चीजें हैं इन्हें फेंक दीजिए। इसकी वजह से जितने भी इंडियन टेक्सटाइल है, जो लोग इंडिया में ही कपड़ा वगैरह बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं अब ऊपर जाने लग गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स अब क्योंकि लोग देश की चीजें ही पहन रहे हैं, तो देश की जो इकोनॉमी है, हैंडलूम्स हैं, जो मिल्स हैं, जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं बढ़ने लग गई। लेकिन ये मूवमेंट ज़्यादा देर तक, वही बात है, आप एक बार मूवमेंट स्टार्ट कर लेते हैं तो आप 1-2-3 हफ्ते तक आप मोटिवेशन में है तो मैक्सिमम चल पड़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ स्लो डाउन होने लग गई। उसके भी बहुत सारे रीज़न थे, एक एक करके उन रीजंस पे बात करते हैं। पहला रीज़न है कि खादी के जो क्लॉथ थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। अब ज़्यादा महंगे होने की वजह से वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा देर तक बॉयकॉट नहीं कर सके, क्योंकि आप एक मशीन से कोई चीज़ करते हैं और वही चीज़ आप अपने हाथ से करते हैं तो उसमें ह्यूमन एफर्ट लगता है, तो उसके प्राइजेस ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ें हुई। अब लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से क्योंकि वो निकल चुके थे, अब मैक्सिमम जितनी भी चीज़ें थी जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी वो ब्रिटिशर्स ही कर रहे थे इंडिया के अंदर। अब क्योंकि लोग उससे हट चुके हैं, हमारे पास इस चीज़ का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो लोग ज़्यादा देर तक इस चीज़ को भी नहीं कर पाए और वो वापस आ गए, क्योंकि हमारे पास उस टाइम पर किसी भी चीज़ के ऑल्टरेशंस अवेलेबल नहीं थे। आप अगर एक जगह नहीं जा रहे तो आपको काम करने के लिए कहीं और तो जाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया का उस टाइम पे कोई भी इंडियन इंस्टीट्यूट नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिश इंस्टीट्यूट थे। और ऐसे करते करते एक जगह ये चीज़ देखने को मिली, वही डोमिनो इफेक्ट हो जाता है। अब एक बार कोई ऐसी चीज़ कर लेता है तो धीरे धीरे लोग क्या है वापस से अपनी जगह जाने लग गए। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स वापस से स्कूल्स की ओर, बच्चे वापस से स्कूल्स की ओर जाने लग गए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। और जितने भी लॉयर्स हैं वो वापस गवर्नमेंट कैंप्स में जाने लग गए, फिर से अपनी प्रैक्टिस चालू करा। तो इस तरीके से मूवमेंट एक बार शुरू हुई और फिर धीरे धीरे वापस आ गई। और इसका एक ही रीज़न है, इनफैक्ट 2 रीज़न्स हैं। पहला, जो भी चीज़ मिल रही थी वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, और दूसरा कि जो भी चीज़ अगर हम छोड़ रहे हैं तो उसका कोई ऑल्ट्रेशन अवेलेबल नहीं है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं मूवमेंट जो है वो स्लो डाउन हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें हम देखेंगे कंट्री साइड में। चलो, हमने सिटी की तरफ तो देख लिया क्या होने लग रहा है, ठीक है, हमने सिटीज के अंदर देख लिया, लेकिन गांव वगैरह में क्या हो रहा है। सो अब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जैसे जैसे फेमस हुआ गांव साइड में, जितने भी उस टाइम पर स्ट्रगलिंग पीजेंट्स थे, छोटे छोटे ट्राइब्स के लोग थे, उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट इस मूवमेंट में आया, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो शायद इस मूवमेंट से कम हो जाए। हम एक केस स्टडी से समझते हैं कि किस तरीके से स्प्रेड हुआ, क्या क्या चीजें हुई। तो हम केस स्टडी पढ़ेंगे अवध। अवध में एक पीजेंट थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्रन। अब ये क्या थे, ये एक इंटेंजर्ड लेबर बनाकर फिजी भेजे हुए थे। अब ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अलावा बहुत जगह पर अपना कब्जा कर रखा था, तो जहां कहीं भी उन्हें अपना काम निकलवाना होता था तो वो इधर उधर की कंट्री से, मतलब जो भी बाकी हैं उनमें से लोगों को भेजते थे और वहां पे काम निकलवा लेते थे। ऐसे ही बाबा रामचंद्रन को उन्होंने क्या किया, इंडिया से फिजी भेजा एज एन इंटेंजर्ड लेबर। मतलब एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया, उसके बाद वो कुछ भी करा सकते हैं उनसे। तो एज एन इंटेंजर्ड लेबर जब उन्हें भेजा गया, तो जब वो वापस आए तो उन्हें पता था कि अब उन्हें करना क्या है। कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, सारी चीज़ें उन्हें पता चल गई थी। तो उन्होंने देखा कि यार महात्मा गांधी जी मूवमेंट वगैरह कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आसपास देखा, उन्होंने अपने आसपास अवध में देखा, तो अवध में ये पता चला कि जितने भी लोग हैं उनको ब्रिटिशर्स से दिक्कत नहीं है, उनको दिक्कत है जितने भी अमीर लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे। क्योंकि अमीर लैंडलॉर्ड्स के अगर यहाँ लोग काम करते थे तो वहां पर होता क्या था कि उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर रिस्पेक्ट टाइप में नहीं मिलती थी। अब ठीक है, आप किसी से काम करा रहे हैं, लेकिन उनको बिल्कुल जानवरों की तरह तो ट्रीट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, उनसे हाई रेंट वसूला जाता था, हाई टैक्स वसूला जाता था। हाई टैक्स के साथ साथ उनको एज अ बेगर काम कराया जाता था। अब बेगर का मतलब है कि एक तो गांव देहात के लोग हो गए, गांव देहात के साथ उनके साथ एक तो बदतमीजी की जाए, फिर उनको पे ना किया जाए, तो ऐसे लेबर्स को हम बोलते हैं बेगर लेबर्स। तो उनको एज अ बेगर काम कराया जाता था, जितने भी उनके पास फार्मलैंड थे वहां पर। उसके अलावा वहां पे जितना भी नायदोरी का सिस्टम था, नायदोरी मतलब उस टाइम पर क्या है, उस टाइम पर कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव था। तो लोग जितने भी अपर कास्ट वाले होते थे वो छोटी कास्ट वालों से अपना जितना भी काम कराते थे, चाहे वो फिर कोई भी काम हो, कितना भी नीचे से नीचे
अब जैसे हमारे घर में काम वाली आंटी लगी हुई वैसे ही, लेकिन उनके साथ बहुत ही गंदा ट्रीटमेंट होता था। तो उन्होंने, बाबा रामचंद्र ने देखा कि यार मेरे यहाँ पे ये सब हो रहा है, मेरे को ब्रिटिशर्स से थोड़ी लेना देना है, मैं अपने गाँव को सुधारूंगा पहले, फिर हम बाद में देखेंगे। तो उन्होंने मूवमेंट करना चालू किया। उन्होंने कहा कि जितने भी लोग हैं वो, पहली बात तो इनका है ना बात मानना बंद कर दो, और इनको ये जो चीज़ चाहिए ना, ये नाईदोरी का जो सिस्टम चला रखा है, इनकी बात मत मानो, इनको कोई सर्विसेज मत दो, इनके यहाँ काम मत करो। ये सब चीज़ें की गई। अब ये चीज़ धीरे धीरे इफेक्ट देने लगी, और इफेक्ट देते देते यार इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं जवाहरलाल नेहरू जी को भी दिख रहा था। 1920 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी अवध के अंदर आए, और अवध के अंदर आकर उन्होंने बाबा रामचंद्रन से बात वगैरह की, और उन्होंने अक्टूबर के अंदर ओध किसान सभा को सेटअप किया। सेटअप करने के साथ अब लोग इतने ज़्यादा इस चीज़ से कहीं ना कहीं प्रभावित, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऐसी बेसिक दिक्कत थी जो लोग ग्राउंड लेवल पे फेस कर रहे थे। देखते देखते कुछ ही महीनों में 300 ब्रांचेस इसकी खुल गई अलग अलग विलेजेस के अंदर, जिसके अंदर लोग बात करते कि यार क्या चीज़ है, क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ ठीक नहीं है। ये जो इंडेंजर्ड लेबर का काम होता है या फिर एज अ बेगर काम होता है, सॉरी, ये सब ठीक है या नहीं है, इससे रिलेटेड बातें होती थी, इससे रिलेटेड डिसीजंस होते थे। तो ये चीज़ें अच्छी लगी लोगों को। अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा, अब वहाँ से गांधी जी भी मूवमेंट कर रहे थे, तो उनका मूवमेंट जैसे जैसे आगे बढ़ा, 1921 के अंदर लोगों ने क्या किया, तालुकदार के जितने घर हैं उनके घर पे अटैक करना शुरू कर दिया, और बाजार को लूट लिया गया। लूटने के बाद जितने भी ग्रेन स्टोरेज है तालुकदार के पास, बड़े बड़े लैंड ओनर्स के पास जितने भी ग्रेन हाउसेज हैं, ग्रेन स्टोरेज हैं, उन सबको लूट लिया गया। और वो ये बताने लग गए कि है ना, गांधी जी ने कहा है कि अब से हमें कोई टैक्स नहीं देना। हमने उनकी बात सुनी। वही बात है, एक बंदा कोई बात बताए, वो जब तक जनता के पास पहुंचती है तो 10 लोग उसमें कुछ ना कुछ ऐड, मिर्च मसाला करके उस बात की बिल्कुल ऐसी तैसी कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ हो रही थी। तो जनता के पास बात पहुंची कि भाई गांधी जी ने कहा है कि कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और अब से जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और जितने भी बड़े लैंड ओनर्स हैं उनसे छीनकर अब लोअर क्लास को दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ होने लग गई। कहीं ना कहीं अब हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई थी। हिंसा बढ़ने लग गई तो महात्मा गांधी का नाम जो है इस चीज़ से हटा लिया गया, और उन्होंने इस मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि कंट्री साइड में बहुत दंगे फैलने लग गए। तो ये हुआ था। मॉडर्न सिटीज़ के अंदर आपने देखा, वहाँ भी मूवमेंट एक बार चढ़ी और फिर उसके बाद नीचे हो गई। यहाँ पर भी क्या हुआ, स्टार्टिंग में सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन बात का बतंगड़ बनने की वजह से वो भी ड्रास्टिकली नीचे चली गई। और इस तरीके से ये मूवमेंट के अंदर भी कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी का नाम वापस ले लिया कि भाई तुम्हारे नाम पे दंगे होने लग रहे हैं। तो ये चीज़ तो गलत है। अब हम आगे एक ट्राइब की बात भी कर लेते हैं। हमने सिटीज़ की बात कर ली, हमने विलेजेस की, कंट्री साइड की बात कर ली, अब हम ट्राइब से रिलेटेड भी देख लेते हैं। तो भाई इसके लिए हम गुडम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश चलते हैं। गुडम हिल्स के अंदर एक ट्राइब रहती थी जिसे हम गुडम ट्राइब बोलते हैं। वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट स्टार्ट हो गया था इन अर्ली 1920। अब क्योंकि मैंने आपको 9th क्लास के लास्ट सेगमेंट में बताया था कि ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे आए थे तो उन्हें लकड़ियाँ चाहिए थी, और अच्छी लकड़ी के लिए वो कोई भी फॉरेस्ट को पकड़ते थे और उसे बंद कर देते थे, रिजर्व डिक्लेयर कर देते थे। रिजर्व डिक्लेयर करने की वजह से वहाँ पे अब लोग नॉर्मली नहीं जा सकते, जो नॉर्मल डेली फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते, जो भी एसेंशियल्स चाहिए वो नहीं ले सकते। तो इसकी वजह से जितने भी फॉरेस्ट है उन सबको बंद कर दिया गया, लोगों को वहां जाने से मना कर दिया गया। तो लोगों के अंदर एक गुस्सा तो था ही, और गवर्नमेंट ने क्या किया, जितने भी लोग हैं उनको फोर्स करना चालू कर दिया। एज अ बेगर उनसे काम कराने लग गए, बेगर लेबर्स काम कराने लग गए। फिर चाहे उन्हें अगर रोड बनवाना हो उसके लिए भी, और या लकड़ी वगैरह कटवानी, उसे ट्रांसपोर्ट कराना हो उसके लिए भी। अब इन सारी चीजों के बीच में यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फिगर आए जिनका नाम था अलूरी सीताराम राजू। अब ये जो थे ये क्लेम करते थे कि भाई मेरे पास बहुत सारी पावर है। वही ना, कई लोग क्लेम करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखा देते हैं कि लोगों को बिलीव हो जाता है। तो इन्होंने क्लेम किया कि भाई मेरे पास बहुत सारी पावर है। यहाँ तक कि जितने भी उनके फॉलोअर्स थे वो ये तक मानते थे कि अलूरी सीताराम राजू हैं
वो गॉड के रीइंकार्नेशन है, मतलब वो गॉड का ही एक अवतार। तो लोग ये मानने लगे और वो हमेशा ये बताते थे कि अगर आपको कुछ करना है, कुछ बनना है, तो सबसे पहले तो ये जो ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट है और मतलब जो बुरी आदतें हैं उनको छोड़ो। और वो ये बताते थे कि अगर इंडिया को लिबरेट होना है तो लिबरेट होने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वायलेंस। तो भाई लोगों ने बात सुनी और उनको इस तरीके से बताया गया कि देखो ऐसे कुछ नहीं होने वाला नॉन वायलेंस से। जो गांधी कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हमें एक साथ तो होना पड़ेगा, लेकिन हमें नॉन वायलेंस नहीं, हमें वायलेंस करना पड़ेगा। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। तो लोगों ने कहीं ना कहीं बात क्योंकि सीरियसली ली, फॉलोअर्स थे भाई, वो तो यही मानते थे कि भाई ये अगला भगवान का अवतार है, तो भगवान बोल रहा है हमारे साथ है तो होगा ही ऐसा। तो ये चीज़ें हुई चालू होने के बाद भाई जितने भी लोग थे उन्होंने क्या किया, छुप छुप कर पुलिस स्टेशन हो गए, वहाँ पे हमला कर दिया। हमला करने के साथ साथ जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उन पे हमला कर दिया और इस तरीके से एक ऑल आउट वॉर छिड़ गई और गोरिल्ला वॉरफेयर यूज़ किया गया। गोरिल्ला वॉरफेयर होता है कि आप छुप छुप कर किसी के पास जाओ फिर एकदम से सरप्राइज अटैक करो, तो इसे बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर। तो स्वराज को अचीव करने के लिए भाई यहाँ पे लड़ाई वड़ाई छिड़ गई। अल्टीमेटली अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ लिया गया था और उसे मार दिया गया इन 1924। लेकिन आज भी कुछ ऐसे फॉलोअर्स हैं जो ट्राइब्स में आंध्र प्रदेश में ज़रूर होंगे, जो आज भी अल्लूरी सीताराम राजू की पूजा करते हैं, उनके दिए हुए प्रिंसिपल्स को मानते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता रहा अल्लूरी सीताराम राजू एक लेजेंड बन चुके थे। तो ये तीन चीजें देखी हमने। पहला था कि सिटीज के अंदर कैसा था, उसके बाद हमने देखा कंट्री साइड में कैसा था, उसके बाद हमने देखा कि ट्राइबल साइड में कैसा था। तो हर जगह आपने देखा होगा कि एक बार मूवमेंट ऊपर जाती है, फिर पीक पे पहुंचने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा होता है और ढह जाती है। और अब हम आगे चलते हैं स्वराज इन द प्लांटेशंस। अब प्लांटेशंस क्या होता है, जब आप एक ही पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कोई एक सिंगल क्रॉप उगाते हैं, उसे हम बोलते हैं प्लांटेशंस। तो प्लांटेशन वर्कर्स के साथ भी बहुत सारी चीजें हो रही थी, वहां पे किस तरीके से स्वराज आया उन सब चीजों की बात करते हैं। अब भाई हम स्वराज इन प्लांटेशन की बात करें तो प्लांटेशन वर्कर्स जो थे उनके साथ भी बहुत सारी चीजें गलत हो रही थी। तो ऐसे ही अब हम बात करेंगे असम की प्लांटेशन के लिए, क्योंकि वहां पे आपने देखा होगा बहुत सारी लंबे लंबे चाय के बागान बहुत सारे हैं, तो प्लांटेशन वहां पे स्टार्टिंग से ही चलती आ रही थी। तो वहां पर क्या चीजें हुई, हर किसी के लिए जो भी वहां प्लांटेशन करता था, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भाई स्वराज का मतलब हर किसी के लिए अलग अलग होता है। तो इस मूवमेंट को लोगों ने अपने हिसाब से समझा, अपने हिसाब से समझने के बाद उन्होंने जो वो चाहते थे उससे कोरिलेट करके कहीं ना कहीं इस मूवमेंट को अपनाया। यहाँ पर लोगों का फ्रीडम से मतलब था कि अब वो फ्रीली घूम सके। अब ऐसा क्यों है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर बहुत टाइम पहले ही जब क्या कहते हैं ये फॉरेस्ट वगैरह वाली चीजें हुई, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने फॉरेस्ट पे कंट्रोल लिया, उन्होंने प्लांटेशन भी करवाई, उस टाइम पर इन लोगों ने यहाँ पर इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 लगाया था, जिसके अकॉर्डिंग आपने एक बार प्लांटेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो आप जो है वो अपने होमलैंड या फिर आप जहाँ कहीं भी प्लांटेशन में हमारी मर्जी, हम आपको कहीं भी ले जाएं, चाहे यहाँ से उठा के आसाम नहीं हम श्रीलंका ले जाएं, तो आपको वापस नहीं आना जब तक हम नहीं बोलते, आपको परमिशन नहीं मिलती। सच्चाई तो यही है यार, लोग बोल देते कि आपको परमिशन दे देंगे तब आप जा सकते हो, लेकिन उस टाइम पर हालात इतने गंदे थे कि कोई भी परमिशन मिलना भाई बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ होती थी कि किसी को परमिशन मिल गई, और अगर मिलती भी थी तो उसके लिए बंदे को किस हेल से गुजरना पड़ता था वो उसे ही पता होता था। तो भाई जैसे ही गांधी जी के मूवमेंट के बारे में लोगों को पता चला तो वो तो हो गए खुश, उन्हें लगा कि भाई स्वराज आ गया, स्वराज आ गया, अब वो फ्रीली घूम सकते हैं। गांधी जी ने ये बोल दिया कि तुम लोग फ्रीली घूम सकते हो, वही बात है, बात का बतंगड़ बन जाता है। अब एक मुंह से दूसरे मुंह बात जाएगी, कुछ ना कुछ जोड़ेंगे, तो ये चीज लोगों को समझ आने लगी कि यार नॉन कॉर्पोरेशन आ गया, इसका मतलब हमें कोऑपरेट नहीं करना, हम भागते हैं अब अपने घर, हम क्यों मानने इनकी बात। तो भाई ये चीज हुई, लोगों ने क्या किया, वो वहां से अथॉरिटी को बिना बताए प्लांटेशन से अपने होम की तरफ जाने लग गए, अपने होम की तरफ जाने लग गए। उन्हें भाई ये तो पता नहीं था कि इस टाइम पे पूरा भारत बंद है, हर कोई अपने घर पे है, कोई काम वाम कर नहीं रहा है। तो जैसे ही जाने लग गए तो बीच रास्ते में सारे के सारे धर लिए गए कि कहाँ जा रहे हो तुम, और वहां पे लाठी चार्ज, ये वो, मतलब जितना गंदा सलूक कर सकते हैं ना बीच रोड में, वो चीजें करी लोगों के साथ।
अब लोगों के साथ ये चीजें करी, लोग क्या है एक साथ कोई ना कोई नारा तो लगाएंगे, सब लोग स्वतंत्र भारत के नारे देने लग गए। तो एक तरीके से गांधी जी का नाम फिर उछल गया। अब गांधी जी का नाम उछलने के बाद कांग्रेस ने ये सारी चीजें देखी, तो कांग्रेस ने देखा कि भाई हर चीज में कहीं ना कहीं महात्मा गांधी लिंक हो रखा है। तो कांग्रेस ने क्या किया, क्योंकि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो, उस मूवमेंट को वापस ले लिया और गांधी जी का नाम ताकि पूरे तरीके से हट जाए। लेकिन कहीं ना कहीं भाई ये मूवमेंट बहुत तगड़ी गई, क्योंकि ये पहली मूवमेंट थी जो इतने बड़े स्केल पर हुई और लोगों ने बिना किसी झिझक के और इतनी दूर दूर तक भी एक दूसरे का साथ दिया। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बड़ी विक्ट्री थी, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पार्किंग तो हो ही गई थी कि हो जाएंगे लोग एक साथ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब चीजें हुई। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे भाई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में, उस टाइम पर क्या हुआ, क्या क्या चीजें गलत हुई, कैसे आग लगा दी, और फेमस जो चोरा चोरी इंसिडेंट है वो इसी वाले में, जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें ही होगा। अभी के लिए यार इतना ही, छोटे ही सेगमेंट्स में कवर कर रहा हूँ। अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप और बताना, मैं और बता दूंगा। अगर आप चाहते हो कि मैं फिर से वन शॉट बनाने लग जाऊं तो वो बता देना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, चैप्टर पढ़ते पढ़ते इंटरेस्ट आ जाता है। तो अभी मेरा मन ऐसा कर रहा था कि इसे एक शॉट में खत्म कर दूं, लेकिन नहीं, ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो बंदे वैसे ही छोड़ के भाग जाते हैं, और मेरे को नहीं लगता 90% ऑडियंस रिटेंशन तो ऐसे ही गिर जाता है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा यार अभी तक आप यहीं तक देखें, धीरे धीरे हम बात करेंगे। बाकी ये वीडियो इतनी ही थी, आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और यहाँ तक देख ली है तो भाई किसी के साथ शेयर भी कर देना, और कमेंट्स में टाइप कर दो आप जो भी फील करते हो, या फिर इस वीडियो के बारे में कि ये चीज़ ठीक हो सकती थी, ये चीज़ ठीक है, या फिर इसे और अच्छा कैसे कर सकते हैं। मतलब जो भी आपका थॉट है, आप जो भी सोचते हो इस वीडियो को देखकर, वो सब आप लिख सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप अपने थॉट्स को नीचे लिखें और मुझे पता लगे कि यार हाँ, कि लोगों ने आखिरी तक वीडियो को देखा है। बस यार इतना ही है। अंटिल देन मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ।